हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए या तो जो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या वो एलएलबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या प्रैक्टिसिंग है, या एडवोकेट्स है, या जो भी हैं, सबके लिए वीडियो। या अगर आप जनरल पब्लिक से भी हो तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज मैं आज की वीडियो के अंदर, ये पार्ट 1 है जिसके अंदर मैं लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2020 की जो रही हैं, टॉप 15 जजमेंट्स जो फर्स्ट पार्ट में मैं कवर करूंगा, और टॉप 15 जजमेंट्स, नेक्स्ट 15 जजमेंट्स मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार, मैं बहुत इंपॉर्टेंट 15 जजमेंट्स आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली फ्रेंड्स, अगर मैं जजमेंट के बारे में बात करूं तो वो बेल से रिलेटेड है। अगर मैं केस का नाम बताऊं तो सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर किसी पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल मिलती है तो उस पर कोई टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए। तो जो एंटीसिपेटरी बेल होती है वो सीआरपीसी में 438 में मिलती है, और जो नॉर्मल बेल है वो 437 के अंदर मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो कंडीशंस इंपोज करी जा रही है 437 में या 438 में, उसको ध्यान में रखते हुए जो बेल होगी वो सिर्फ और सिर्फ तब तक नहीं जब तक समन्स इशू हो रहे हैं, या तब तक नहीं जब तक ट्रायल शुरू हो रहा है। जो बेल होगी, जो एंटीसिपेटरी बेल भी है, वो भी थ्रू आउट दी ट्रायल चलती रहेगी, और जब तक ट्रायल खत्म नहीं होता, जजमेंट नहीं आती, तब तक एंटीसिपेटरी बेल वैलिड रहेगी। उसको नॉर्मल बेल फर्निश करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें उन्होंने गुरबख्श सिंह सिबिया का केस साइट किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शबरीमाला से रिलेटेड। अब शबरीमाला का जो केस था वो रिव्यू पिटीशन में बड़ी बेंच के ऊपर गया हुआ है। पहले 5 जजेस ने उसके ऊपर जजमेंट दी थी, अब वो रिव्यू पिटीशन में बड़ी बेंच के पास गया हुआ है। तो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन का ये केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है, ठीक है, अगर कोई केस के अंदर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है तो उसको रिव्यू पिटीशन में लार्जर बेंच में भेजा जा सकता है। कि ऐसा नहीं है कि लार्जर बेंच में क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं भेजा जा सकता, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ को भी लार्जर बेंच के ऊपर भेजा जा सकता है। तो अभी 9 जजेस सुप्रीम कोर्ट के ये डिसाइड करेंगे कि शबरीमाला का जो डिसीजन आया था, जो 5 जजेस ने दिया था, वो सही है या नहीं है, या उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, ये सब डिसाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सरफेसी एक्ट। अब सरफेसी एक्ट क्या है? सरफेसी एक्ट मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सरफेसी एक्ट जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के ऊपर लगता था, वो अब जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। अगर मैं आपको केस का नाम बताऊं तो केस का नाम है पदुरंग गणपति वर्सेस विश्वासराव पाटिल। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो सरफेसी एक्ट है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट, जो ये 2002 का है, खासकर ये एनपीए से रिलेटेड भी होता है। तो ये जो एक्ट है ये अब कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी लगेगा, और कोऑपरेटिव बैंक्स को भी बैंक्स माना जाएगा सरफेसी एक्ट के अंदर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक नया सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने बोला था जो भी शेड्यूल्ड एरियाज है, जहां पे जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहां पे जो टीचर्स हैं उनका 100% एसटी रिजर्वेशन रहेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल टीचर्स ही ट्राइबल एरिया के अंदर टीच कर सकते हैं। तो इस केस का अगर मैं आपको नाम बताऊं, चेब्रोलू लीला प्रसाद राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेट असाइड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी रीजन नहीं था आपके ऊपर कि आप 100% रिजर्वेशन दे सको सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कैटेगरी के बच्चों को, या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, कि सिर्फ वो ही शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर पढ़ाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको सेट असाइड कर दिया है और ये वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड। एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड अपने पास 2 केस है, अभी एक केस बता रहा हूं, दूसरा आगे भी आपको मैं बताऊंगा। तो एनडीपीएस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो कंप्लेंट है वो सिर्फ इस वजह से इनवैलिड नहीं हो जाएगी कि जो इंफॉर्मेंट था वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था। तो बस इतनी सी बात था कि, और इसकी वजह से एक्विटल हो जाए। सिंपली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एनडीपीएस एक्ट में सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे एक्विटल नहीं होगा कि जो इंफॉर्मेंट था वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, इससे अलावा भी उनको प्रूव करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीजें एनडीपीएस एक्ट के अंदर अगर उनको एक्विटल चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज इंफॉर्मेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, इस वजह से उसका एक्विटल नहीं होगा। और ये केस का नाम था मुकेश सिंह वर्सेस स्टेट नारकोटिक्स ब्रांच ऑफ दिल्ली का केस है। नेक्स्ट केस था फ्रेंड्स हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर से लॉकडाउन का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो वहां पे रिस्ट्रिक्शंस है इंटरनेट से रिलेटेड वो परपेचुअली नहीं लास्ट कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन के केस के अंदर ये बोला
कि जो इंटरनेट है और जो 4G सर्विसेज है वो आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए भी एंड कॉमर्स एंड ट्रेड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। एंड कॉन्टिन्यूअस रिस्ट्रिक्शंस नहीं रह सकती बिकॉज कॉन्टिन्यूअस रिस्ट्रिक्शंस ये डिसप्रोपोर्शनेट है। इस वजह से जो सारी सिचुएशंस को ध्यान में रख के गवर्नमेंट को ये बैन और रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे हटानी है, अदरवाइज ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास जो केस है वो किसी ना किसी तरीके से बिटकॉइन से रिलेटेड है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशंस का ये केस है जिसके अंदर हुआ क्या था, आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो आरबीआई है उसके पास पावर है रेगुलेट करने के लिए क्रेडिट सिस्टम एज वेल एज मॉनेटरी सिस्टम, जिसकी वजह से वर्चुअल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी को भी वो रेगुलेट कर सकती है। लेकिन आरबीआई ने जो अपना सर्कुलर निकाला था जिसके अंदर उन्होंने कंप्लीटली बैन कर दी थी क्रिप्टो करेंसीज, वो इलीगल है, वो सेट असाइड कर दिया और बोला कि ऐसे ब्लैंकेट बैन नहीं हो सकता बिकॉज ये भी डिसप्रोपोर्शनेट है। इसके लिए भी या तो कोई वो लॉ बनाए या कोई और चेंजेस करे तभी वो कर सकती है, अदरवाइज आरबीआई ऐसे नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड आर्टिकल 30 से। अब आर्टिकल 30 क्या बताता है, आर्टिकल 30 राइट्स देता है लिंग्विस्टिक एंड जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकती है और उनको एडमिनिस्टर कर सकती हैं। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि जो आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज का ये राइट है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो स्टेट उसके ऊपर इंपोज कर सकती है प्रोवाइडेड उनकी फंक्शनिंग और ट्रांसपेरेंट वो हो सके। तो इसके लिए जो केस हुआ है वो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलॉर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास शाहीन बाग से रिलेटेड ये केस है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला है कि पब्लिक प्लेसेस पे कॉन्टिन्यूअस टर्म के लिए प्रोटेस्ट नहीं हो सकते बिकॉज पब्लिक प्लेसेस को आप ऐसे ऑक्यूपाई नहीं कर सकते प्रोटेस्ट के लिए। तो ये अमित साहनी वर्सेस स्टेट का ये केस है, अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस का ये केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऑल दो डिसेंट जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेस्ट करने का राइट सबको है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टर्म के लिए आप एक पब्लिक प्लेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते बिकॉज उससे जनरल पब्लिक को बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस होती है। तो जो शाहीन बाग वालों ने फिर दोबारा परमिशन मांगी थी प्रोटेस्ट करने की वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी लगा दिया था लॉटरीज के ऊपर और ये सारी जीएसटी लगा दिया था लॉटरीज के ऊपर और गैम्बलिंग के ऊपर। तो इसको चैलेंज किया था किसके अंदर, स्किल्स लोटो के केस में है, स्किल लोटो सॉल्यूशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने इसको चैलेंज किया कि जीएसटी इसके ऊपर नहीं लग सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि हां लग सकता है, ऐसा नहीं है नहीं लग सकता। जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है कि जो ये लॉटरीज है या गैम्बलिंग है इसके ऊपर जीएसटी सेंट्रल जीएसटी लगना चाहिए वो बिल्कुल वैलिड है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा बहुत अच्छा एविडेंस एक्ट से रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है, रूल ऑफ एकम्प्लिस या एकम्प्लिस का एविडेंस, एकम्प्लिस के एविडेंस पे कन्विक्शन हो सकती है नहीं हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये क्लियर कर दिया है कि अनकोरोबोरेटेड जो टेस्टिमनी होगी जो एकम्प्लिस की वो सोल ग्राउंड नहीं हो सकता कन्विक्शन का। जो एकम्प्लिस की जो एविडेंस है उसको आपको कोरोबोरेट करना पड़ेगा और चीजों से। जो सेक्शन 133 है इंडियन एविडेंस एक्ट का एज वेल एज 114 के अंदर जो इलस्ट्रेशन दी हुई है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोल दिया है कि अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ द एक्म्प्लिस को हम एक वर्दी या जेन्युइन एविडेंस नहीं मानेंगे, सिर्फ इसके बेसिस पे कन्विक्शन नहीं हो सकती, उसकी टेस्टिमनी को कोरोबोरेट करना पड़ेगा विद अदर एविडेंसेस। और जो ये केस है इस केस का नाम है सोमा सुंदरम एट सोमू वर्सेस द स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डीसीपी। तो इसके अंदर फाइनली हुआ क्या कि उसकी कन्विक्शन मेंटेन हुई थी और उसको बोला गया था कि हाँ तुम गिल्टी और वो कन्विक्ट हो गया है ये सोमो। नेक्स्ट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस से रिलेटेड है कि जो हिंदू अनमैरिड गर्ल है वो अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। 125 सीआरपीसी जो है वो मेंटेनेंस का सेक्शन है, उसमें जनरली जो वाइफ्स होती है या जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोर्ट ने डिस्कस किया 125 सीआरपीसी, केस का नाम है अभिलाषा वर्सेस प्रकाश, और इसके अंदर यह बोला कि जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है जो उसका सेक्शन 20 है वो भी एक ऑब्लिगेशन डालता है जो पेरेंट्स है, अगर अनमैरिड डॉटर है जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो फादर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अनमैरिड डॉटर को मेंटेन करे और उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स फिर हमारा क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा केस है, दैट इज सेक्शन 34 से रिलेटेड जो कॉमन इंटेंशन के है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कर दिया है लॉ बिल्कुल कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है आपकी कॉमन इंटेंशन डिसाइड करने के लिए। यानी कि ये केस था किसका, ये था सुबेद अली वर्सेस स्टेट ऑफ असम का। इसके अंदर उन्होंने बोल दिया कि कन्विक्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि कॉमन इंटेंशन के लिए एक तरीके से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये एक असॉल्ट का केस था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ये डिसाइड हो जाता है कि प्री प्लानिंग हुई थी एंड उसके परसुएंट कोई सब ने एक कॉन्सर्ट में काम किया, यानी कि सबने मिलके एक क्राइम करा, चाहे आप असॉल्ट में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे, तब भी आपकी सेक्शन 34 के लेके कॉमन इंटेंशन सेटअप करके और आपकी कन्विक्शन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एनडीपीएस से रिलेटेड एक और बहुत लैंडमार्क केस आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो एनडीपीएस एक्ट में जो ऑफिसर्स होते हैं उनको पुलिस ऑफिसर्स माना गया है एंड उनको कोई भी अगर कन्फेशन देता है तो वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के अंदर ये क्लियरली बोल दिया 2-1 की मेजॉरिटी से कि जो भी पुलिस ऑफिसर्स है इसके अंदर एनडीपीएस एक्ट के अंदर उनको आप तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं ये एनडीपीएस एक्ट के अंदर उनको हम पुलिस ऑफिसर्स मानेंगे एंड सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट जो कि पुलिस के सामने कोई भी कन्फेशन दिया हुआ है उसको बार कर देता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसी तरह अगर एनडीपीएस ऑफिसर्स के सामने कोई कन्फेशन करता है उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी और कोर्ट के अंदर उनको कोई भी उसकी वैलिडिटी नहीं होगी। तो इसी का ध्यान रखते हुए एक्यूज्ड की कन्विक्शन सिर्फ और सिर्फ जो उसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कन्फेशन दिया है उसके ऊपर नहीं हो सकती। एंड फ्रेंड्स इसमें मैं एक छोटी सी बात ऐड करने वाला हूं कि जो एनडीपीएस अथॉरिटीज है उनको एक ये बहुत बड़ा झटका भी लगा है, लेकिन ये लॉ सही है, वो पुलिस ऑफिसर्स ही हैं और उनकी आगे कन्फेशन की कोई वैलिडिटी नहीं होती क्योंकि एविडेंस एक्ट इसके ऊपर क्लियर है। सेकेंड लास्ट केस है बहुत इंपॉर्टेंट, स्टे ऑर्डर से इंजंक्शन ऑर्डर से दिया गया है केस कि कोई भी अगर स्टे ऑर्डर मिलता है सिविल केस के अंदर या क्रिमिनल केस के अंदर वो ऑटोमेटिकली 6 मंथ्स के अंदर एक्सपायर हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल कोर्ट उसको एक्सटेंड करे गुड रीजंस देके। तो ये केस कौन सा है, एशियन रीसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी वर्सेस सीबीआई का ये केस है कि कोई भी स्टे ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा। 6 मंथ्स के बाद कोर्ट या तो फर्दर रीजंस दे जिस वजह से वो इसको कंटिन्यू कर रहा है, अदरवाइज वो स्टे ऑर्डर खत्म हो जाएगा और ट्रायल शुरू करना पड़ेगा। एंड लास्ट आज का जो पार्ट 1 का जो ये लास्ट केस है वो है अर्नब गोस्वामी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स जैसे कि नवंबर महीने के अंदर 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था, अर्नब गोस्वामी को, फिरोज मोहम्मद शेख को एंड नीतीश सरदा को। क्योंकि इनको अरेस्ट किया गया था क्योंकि अनवेप नायक एक पर्सन था जिसने सुसाइड कर ली थी अपनी मदर के साथ जिनका नाम था कुमुद नायक, और वो एक लेटर लिख के गया था कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अर्नब गोस्वामी की है। तो अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया गया था, बाकी 2 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया था एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मैटर गया था हेबियस कॉर्पस की पिटीशन में, जहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला कि हाई कोर्ट जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज उसने नहीं निभा पाया, इनको बेल मिलनी चाहिए। लिबर्टी इज अ बेंचमार्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ बेंचमार्क ऑफ द आर्टिकल 21। और पूरे दिन की मैराथन हियरिंग के बाद अर्नब गोस्वामी को बेल दे दी गई थी। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था पार्ट 1 के अंदर जिसके अंदर मैंने आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 जजमेंट्स आपको मैंने बताई है। वीडियो पसंद आया होता है लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट 15 जजमेंट्स आपको बताऊंगा जो 2020 की रही हैं। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस।